देन प्रेशर इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ, है ना। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के कैलकुलेशन के बारे में। तो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जो हम लोग रॉल्स लॉ में कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रॉल्स लॉ में प्रीवियस क्लास में उसका फॉर्मूला देखे थे। P1 इज इक्वल टू कितना होता है, P1 नॉट इंटू काई, ये इसका नाम है काई। ओके, तो ये काई वन होगा, ठीक है। काई क्या होता है, हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर काई वन है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे P2 है नेक्स्ट, तो P2 मतलब क्या है, ये जब सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन के टर्म में मेरा सॉल्यूट के बारे में, सॉल्यूट का हम लोग अगर मेजर करते हैं प्रेशर, तो ये P2, ठीक है। एंड ये P2 नॉट किसका हो जाएगा, वो प्योर फॉर्म में, अगर जब सॉल्यूट मेरा प्योर फॉर्म में था उस टाइम, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो काई1 जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि वो पहले कैसा था, प्योर स्टेट में कैसा था, तो हम लोग उसको काई1 लेंगे, 1 नंबर में पुट कर डिनोट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग, जब हम लोग सॉल्यूशन का बात करते हैं, तो ये हम लोग लेते हैं P2, ठीक है। तो P2 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, P2 नॉट इंटू काई2, ठीक है। काई2 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर हमें काई2 का वैल्यू फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें सॉल्यूट का फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, N1 ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूशन का, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डाल्टन्स लॉ में, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जब हम लोग, जैसे P1 था, हमारा P1 क्या था, प्योर सॉल्वेंट का, एंड P2 सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो P टोटल होगा, जो हमारा टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूट के प्रेशर एंड सॉल्वेंट के प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो the vapor pressure of total solution, okay, the total vapor pressure of solution is equal to the sum of vapor pressure of solute and solvent, ठीक है। तो बस अब हमें इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करना होगा, P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी लिखे ना, P1 नॉट इंटू काई1 नॉट, ठीक है, काई1 प्लस P2 नॉट इंटू काई2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें दोनों के सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, अब हम लोग मैथ्स में भी सॉल्व करते हैं, तो कि हमने, हमारे पास अगर दो वेरिएबल है तो उससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसको इजी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि काई1 अगर बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही मिक्स है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो काई1 प्लस काई2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, काई1 को यहीं रख दो, ठीक है, काई1 को यहीं पे रहने दो, और काई2 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, काई1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई2, ठीक है, 1 माइनस काई2। अब हम लोग यहाँ पे काई1 के जगह पे 1 माइनस काई2 पुट कर सकते हैं, देन P2 नॉट और काई2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रेक करो, P1 को इससे मल्टीप्लाई करो, देन P1 नॉट को एक बार इससे करेंगे, फिर P1 नॉट को एक बार काई2 से करेंगे, ठीक है। P1 नॉट को एक बार इससे, फिर P1 नॉट को काई2 से, तो उससे क्या करेंगे, P1 नॉट, फिर P1 नॉट एक्स काई2, फिर प्लस P2 नॉट एंड काई2, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, P1 नॉट तो अकेला है ही, इन दोनों से क्या करना है, ये काई2 जो है मेरा कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, है ना। काई2 कॉमन निकल गया तो क्या आ गया, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है। तो मेरा P टोटल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, P1 नॉट प्लस अंडर ब्रैकेट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काई2, ठीक है। ये डाल्टन्स लॉ है, इसमें हमारा ढेर सारे न्यूमेरिकल्स जो है हमें पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ के थ्रू कैसे
समझेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं हम लोग। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना दिए हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो मेरा काई1 का वैल्यू होगा, ठीक है, काई1 में जब देखो मेरा हमारा प्योर सॉल्यूशन था, ठीक है, जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था उस टाइम जो मेरा मोल फ्रैक्शन था वो 1 था, ठीक है। और जब वो सॉल्यूशन तक गया तो काई1 का वैल्यू जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्योर सॉल्वेंट जब काई1 क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो प्योर सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट प्योर था उस समय मेरा वेपर प्रेशर, अगर जब हम लोग देखें कि सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वहां से लेकर के सॉल्यूशन तक का जो जर्नी था वहां से लेकर काई1 का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये मेरा P1 का वैल्यू शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आकर के यहाँ से ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा टिपिकल होता है, जल्दी समझ में नहीं आता, ध्यान से समझना। काई1 का वैल्यू मेरा जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो काई1 से काई2, मतलब जब वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ मेरा एक बीकर है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिकल ए पार्टिकल है, ठीक है। देन हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग एक दूसरा बीकर बनाए और यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मिक्स थे, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स थे। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग ये ये सारे के सारे यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, ये सॉल्यूट पार्टिकल है और रेड वाले क्या है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे, दोनों आपस में ही इंटरेक्ट कर लिए, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है ना वो क्या करता है, वो वेपर प्रेशर निकलने देगा ही नहीं, ठीक है, वो वेपर प्रेशर नहीं निकलेगा तो जितना वेपर प्रेशर पहले निकल रहा था उसको क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है काई2 का वैल्यू है और ये क्या है, काई1 का वैल्यू है, ठीक है। तो काई1 जब मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में था, ठीक है, जब ये प्योर स्टेट में था तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेपर यहाँ से निकल रहा था। लेकिन मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूशन में आया उस टाइम सॉल्वेंट का जो रेड वाला पार्टिकल्स दिख रहा है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो उस टाइम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घट गया, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग सॉल्यूट का बात करें तो सॉल्यूट जब प्योर स्टेट में था उस टाइम उसका वेपर प्रेशर, अगर हम कंपेयर करें सॉल्यूशन के टाइम का, ठीक है, सॉल्यूशन के टाइम में तो इसका मोल फ्रैक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे P2 नॉट यहाँ है, ठीक है, P2 नॉट मतलब सॉल्यूट जब प्योर स्टेट में था तो प्योर स्टेट से लेकर के जब हम इसका सॉल्यूशन का देखें तो ये क्या हुआ, इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे P1 एंड P2 का, मतलब क्या कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों का देखेंगे तो पी टोटल क्या होगा, पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई1, यहाँ P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई2। P1 को क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट एंड P2 को P2 नॉट काई2, ठीक है। तो P1 नॉट जो है वो किस पे रहेगा, अगर वो मिनिमम एंड मैक्सिमम देखे तो काई1 का वैल्यू जब 0 था, ठीक है, तो P1 भी क्या होगा, 0 होगा। एंड काई1 का वैल्यू जब 1 है तो P1 जो है वो P2 नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। जब मेरा काई1 का वैल्यू 1 होगा तो P1 प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। P1 नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, तो उस टाइम वो प्योर सॉल्वेंट के इक्वल होगा। देन जब P2 का बात करें, हम सॉल्वेंट का बात करें तो मिनिमम जब होगा तो काई2 जो होगा वो 0 होगा और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, वो 0 होगा। लेकिन जब काई2 1 होगा तो P2 का मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ
सॉल्यूट इन प्योर स्टेट, मतलब P2 नॉट क्या होता है, वो प्योर स्टेट में होता है, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो P1 का वैल्यू 0 है एंड P2 नॉट, और P2 का वैल्यू क्या है, P2 नॉट एंड 0, मतलब ऐसे ऐसे करके पेयर बन रहा है 0 एंड P2 नॉट और P2 नॉट एंड 0, ठीक है। रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ के बीच का रिलेशन समझेंगे, क्या है दोनों के बीच का रिलेशन। तो रॉल्स लॉ और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है, और कुछ भी नहीं। ये भी जो होता है, इसमें भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, एंड इसमें भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, मतलब मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और रॉल्स लॉ में भी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बस इसमें डिफरेंस इतना होता है, जिसमें कांस्टेंट होता है वो के एच है, और यहाँ पे पी नॉट है, और कुछ भी नहीं होता। चलो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है समझेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। अभी हम लोगों ने रॉल्स लॉ में क्या क्या पढ़ा, जिसमें क्या होता है, जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट होता है तो ये क्या करता है, बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ना ही वो वेपर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रिलीज करता है, प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल उसमें हम ऐड कर देते तो क्या होता है, वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो रॉल्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन ओबे जो करता है रॉल्स लॉ, उसमें क्या होता है, नो हीट इज एब्सॉर्ब और इवॉल्व व्हेन कंपोनेंट आर मिक्स्ड। जब कंपोनेंट हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब हम उसमें सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट ना तो हीट एब्सॉर्ब करता है और ना ही हीट रिलीज करता है, ठीक है। अगर वहां पर हीट एब्सॉर्ब या रिलीज करता, तो जब सॉल्यूट मिक्स करने के टाइम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सॉल्यूट मिक्स करने के बाद हम लोग हीट कर देते, जैसे हम लोग एग्जांपल एक देखे थे शुगर वाटर का। अगर तुम नॉर्मल शुगर एंड वाटर बार बार ऐड करते जाओ चाशनी बनाने के लिए, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं। लेकिन यही तुम अगर शुगर को हीट कर दो तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा ना। लेकिन रॉल्स लॉ के केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि तुम उसे हीट करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे स्टीम करो, वो डिसॉल्व नहीं होने वाला। तो ये रॉल्स लॉ कहता है। तो जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। बट ऐसा कोई गैस या ऐसा कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है जो रॉल्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करे, ठीक है। तो वो क्या कहता है, चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन वेपर इज इक्वल टू जीरो। तो ना तो वेपर में कोई चेंजेस आएगा, ना हीट में कोई चेंजेस आएगा। लेकिन हाँ, समथिंग नियरली आइडियल सॉल्यूशन होता है। एक, हाँ, एक और याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। एक चीज याद रखना है कि जो ब्रोमो इथेन, फिर क्लोरो इथेन, देन बेंजीन, ये जो तीन चार एग्जांपल्स है, ये नियरली आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन और बेंजीन, ये जो है नियरली आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी जल्दी किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये बहुत ही रेयर केस में ही जो होगा अपना स्टेट चेंज करेगा, लेकिन ऐसे चेंज नहीं करता। बेंजीन के बारे में भी तो हम लोग पढ़े ही, बेंजीन के बारे में पता है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, अगर वेपर प्रेशर हाई है तो वो रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर वेपर प्रेशर लो है तो रॉल्स लॉ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटकना। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, नेगेटिव डेविएशन मतलब ऐसे नीचे की तरफ। मेरी ये ग्राफ है, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, एंड नेगेटिव डेविएशन मतलब वो नीचे डिक्रीज कर रहा है ना।
तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास कुछ कंटेनर, हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। देखो हमारे पास कुछ कंटेनर जिसमें एक में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल है, एक में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल है, और एक में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल, अगर देखो, अब यहाँ पे हमें सोचना होगा कि कब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कब नेगेटिव शो करेगा। अगर पार्टिकल के बीच का जो बॉन्डिंग है, ठीक है, जो इंटरेक्शन है, वो वीक है, ठीक है, अगर वो आराम से स्केप कर सकता है, वो वीक है, तो वो क्या होगा, मतलब पार्टिकल ए के बीच आपस में एंड पार्टिकल बी के बीच भी आपस में अगर बॉन्डिंग वीक है, तो जैसे ही वो क्या करेगा, ए और बी आपस में एक दूसरे को एकदम अट्रैक्ट कर लेगा, और फिर ए और बी का बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान समझना, अगर ए और बी का इंटरेक्शन वीक है, तो क्या होगा, ए और बी जो है आपस में ही इंटरेक्ट करेगा और वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, और जब वो स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाएगा तो इसको स्केप करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर ए और बी का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बन गया, तो स्केप करना, या फिर इसको बोला जाए कि इसका वेपर वेपर निकलना, वेपर रिलीज करना, ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर ए ए एंड बी का आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है, तो ए बी जो है आपस में जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएगा, और वो क्या होगा, हम लोग बॉन्ड ब्रेक तो कर देंगे, लेकिन वो ए और बी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए एंड बी का बॉन्डिंग वीक है, तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी का बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एंड ए एंड बी का बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है, तो ए बी का बॉन्डिंग वीक हो जाएगा और इससे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप, ठीक है, देन इन प्योर स्टेट, दिस इंक्रीज द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आपस में एंड बी आपस में अगर वो इजीली स्केप हो जा रहा है इन प्योर स्टेट, तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में है इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल की बॉन्डिंग कैसा होता है, इथेनॉल का बॉन्डिंग कैसा होता है, अल्कोहल है, तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, और ना ही एसीटोन का बॉन्डिंग जो है उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन जब ये आपस में जुड़ेगा, ठीक है, आपस में जुड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इथेनॉल एंड एसीटोन जो है आपस में बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इथेनॉल एंड एसीटोन अगर आपस में जुड़ जाए। ठीक है, अगर इथेनॉल एंड एसीटोन जो है आपस में जुड़ जाए, तो वो उसका जो इंटरेक्शन होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, इन कंपैरिजन टू इथेनॉल और एसीटोन जो है अलग अलग होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव डेफिनेशन शो करेगा। ठीक है, और नेगेटिव डेफिनेशन कब शो करेगा, व्हेन ए ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ए एंड बी नहीं, ए और बी का इंटरेक्शन अगर आपस में बहुत स्ट्रांग है, देन बिटवीन ए एंड बी तो मॉलिक्यूल्स विल फाइंड डिफिकल्ट टू एस्केप। ठीक है, इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो सिंपली हमें याद रखना है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो हम कैसे समझेंगे। तो एक सबसे अच्छा रीजन है, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक है, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है जुड़ने के बाद सॉल्यूशन का, ठीक है, तो नेगेटिव डेफिनेशन शो करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर बॉन्डिंग वीक है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो वो पॉजिटिव डेफिनेशन शो करेगा। ठीक है, तो इथेनॉल एंड एसीटोन जो है वो बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ने के बाद क्या होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वीक हो जाएगा और ये इजीली स्केप कर जाएगा, तो इससे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर एग्जांपल है फेनॉल एंड एनिलीन। फेनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन कैसा बनेगा, ये है फेनॉल OH, ठीक है,
और ये एनिलीन क्या होता है, एनिलीन NH3, ठीक है। एन के बाद भी नो लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन इसे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होगा NH3 और यहाँ पे OH, ये दोनों आपस में अटैक करेगा तो क्या होगा, इसका बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। जब ज्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, ये स्केप जल्दी नहीं करेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। ये आपस में ही बॉन्डिंग बना लिया, आपस में ही स्ट्रांग हो गया, तो वेपर निकलेगा कहाँ से, वेपर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, बस यहाँ नॉन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा अब। ये जो डॉटेड लाइन में है ये जो है ये रियल ग्राफ है, ठीक है, प्योर स्टेट का, रॉल्स लॉ का। और यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, P1 ये है, P2 ये है, और ये P टोटल। देन यहाँ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ये है P1 P2, ये P1 और ये टोटल का, ठीक है। नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया मतलब नेगेटिव डेरिवेशन है, ऊपर की तरफ कर दिया तो पॉजिटिव डेरिवेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नया टर्म एजियोट्रॉप, ठीक है। एजियोट्रॉप देखेंगे, एजियोट्रॉप क्या होता है कि देखो, जब एक बाइनरी मिक्सचर होता है, जब हम लोग दो लिक्विड के बीच में दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें जब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड कंपोजिशन जो मेरा रेशियो होता है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एजियोट्रॉप में क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपोजिशन भी सेम होता है सॉलिड एंड सॉल्वेंट का, तो डिस्टिलेशन के टाइम पे ये कभी कभी शो करता है, अगर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो कर रहा है, अगर मैक्सिमम है तो हमारा जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, याद रखना। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट हम इंक्रीज कर देते हैं तो मिनी प्रेशर क्या होगा, वो मिनिमम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट अगर मिनिमम होता है तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 millimeter mercury respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of total of the liquid mixture. A if total vapor pressure is 600 millimeter, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर, ओके। तो गिवन में क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे जब भी प्योर लिक्विड के बारे में लिखा जाए, जब भी यहाँ पे प्योर लिक्विड के बारे में लिखा जाए, मतलब मान लेना है P1 नॉट, मतलब P नॉट के बारे में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A एंड B है, तो A को P1 मानेंगे, B को P2 मानेंगे, तो P1A, ओके, P1A 450 एंड P नॉट B 700, एंड P टोटल का वैल्यू दिया हुआ था 600। लेकिन हमें फॉर्मूला क्या पता है, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, बट दिया हुआ कितना है, किसका है, प्योर लिक्विड का दिया हुआ है ना, तो प्योर लिक्विड P नॉट होता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का दिया रहता, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का दिया हुआ तो देखो यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर का दिया हुआ है 600 मिलीमीटर, है ना, तो मिक्सचर का तो यहाँ पर नहीं बात हो रहा है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, प्योर लिक्विड का बात हो रहा है। तो P0B, P0 chi नॉट एंड P0 chi A, तो P टोटल P0A chi A, ठीक है। देन P0B 1 - chi A, ओके। देन P टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए एक ही टर्म में, chi A को कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मेरा chi A का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.4, ठीक है। इसको सॉल्व करना, डायरेक्टली लिख दिए हैं, सॉल्व करना आता होगा। देन कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, काई बी को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते थे ना, अभी देखे थे 1 - chi A, तो बस 1 - 0.4 कर दो, 0.6 आ जाएगा। देन पी ए प्रेशर ऑफ सॉल, पी ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P0A chi A, पी बी का P0B chi B, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर दो, P0A का वैल्यू पता है 450, एंड यहाँ से हम लोग 0.4 निकाले थे, 0.4 A का,
और काई बी का वैल्यू 0.6, तो 700 इंटू दिस। देखो अब दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग 600 हमारा आ जाएगा मिक्सचर का। ठीक है, अब हमें वेपर प्रेशर, वेपर फेज निकालना है। दो क्वेश्चन था, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो हमें पता है काई ए का वैल्यू होता है काई ए इक्वल्स टू पी ए बाई पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी ए का वैल्यू है 180, ओके, एंड फिर यहाँ 180 प्लस 420। ठीक है, तो 0.3 आएगा इसका आंसर। फिर हम लोग काई बी को या तो ऐसे निकालो, ठीक है, या तो काई बी को इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.3, यह आ जाएगा 0.7। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।